तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने दिखाया जाता है कि ली जिंग अपनी सोल को रीशेप करने के बजाय सीधा हान फेंग की तरफ आगे बढ़ता है। हान फेंग वो अपनी घुटनों के बल अभी तक बैठा हुआ था। वो मर चुका था या जिंदा था इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी और उसकी आंखें भी बंद थीं। ये देखते ही ली जिंग को याद आने लगता है कि हान फेंग ने उसके लिए क्या कुछ किया है, जिसके बाद वो फौरन से उसी अजूरा ड्रैगन की एनर्जी को यूज करते हुए हान फेंग इमोशनल हो जाता है और ली जिंग को बता नहीं पाता कि अलग होने का क्या मतलब होता है। मगर ली जिंग उसे इतना इमोशनल होता हुआ देखकर समझ जाता है कि हान फेंग क्या कहना चाहता है। वो हान फेंग से कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी सोल आहिस्ता आहिस्ता इरेज होना शुरू हो जाती है और वो हान फेंग से कहता है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया, अब अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से पत्तों में बिखर जाती है और हान फेंग सिर्फ उसे देखता रह जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही उस कॉन्शियसनेस से बाहर आता है तो वो देखता है कि ली जिंग की बॉडी वो उसके सामने पड़ी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा सा स्पिरिचुअल लीफ आकर गिरता है। ये वही लीफ था जो कि असल में उस हुसू ड्रैगन ने ली जिंग को दिया था, मगर ली जिंग ने वो सारी एनर्जी हान फेंग की बॉडी में ट्रांसफर करके उसकी मेरिडियंस को रीशेप कर दिया था। ये देखकर हान फेंग बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि येहवान और लिनफू वो दोनों ही यूकोंग कारवान के लीडर यानी कि एल्डर यजी के पास आते हैं। वो एक जगह नीचे पड़ा हुआ होता है। उसे वहाँ पर देखते ही लिनफू फौरन से नीचे उतर आता है और कहता है कि फादर अब बेफिक्र हो जाइए, मैं अब आ चुका हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आने में काफी देर कर दी। मगर एल्डर जिन कहता है कि बेटा मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब मेरे सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं है। ये कहने के बाद वो उसे अपनी यूकोंग रिंग दिखाता है और कहता है कि अब यूकोंग कारवान को लीड करने के लिए तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी और मेरे सारे लोगों को अब तुम लीड करोगे। मैं तुम्हारे साथ वापस यूकोंग शहर नहीं जा पाऊंगा, शायद तुम्हें मेरी डेड बॉडी ही ले जानी पड़ेगी। आज से यूकोंग सिटी में तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से सब लोगों को यूकोंग सिटी में इकट्ठा करो और दोबारा से यूकोंग सिटी को पहले की तरह बिल्ड करो। ये कहने के बाद वो अपने यूकोंग कारवान के स्लोगन को उसके सामने रिपीट करता है, जिस पर लिनफू समझ जाता है कि अब बस उसकी बारी है। उसका फादर उसे वो चीजें याद दिलाता है जो कि उसके यूकोंग कारवान से रिलेटेड होती हैं और वो उसे बताता है कि अब सिर्फ तुम ही हो जो कि इस कारवान को लीड कर सकते हो। ये सुनने के बाद लिनफू फौरन से उस रिंग को लेता है और जैसे उसे अपनी फिंगर में डालकर फौरन से अपना वही स्लोगन रिपीट करता है तो वहाँ मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उस स्लोगन का जवाब देते हैं और एल्डर जिन वो अपने बेटे को यूकोंग कारवान का नया लीडर बनते हुए देखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान निकल जाती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऐसे कॉइन्स को तभी फेंका जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है। हर जगह खामोशी होती है और हमें दोबारा से लिनफू को दिखाया जाता है। वो अपने फादर की डेड बॉडी को लेकर यूकोंग सिटी की तरफ जाने वाला था, मगर दूसरी तरफ हमें हान फेंग और ली जिंग को दिखाया जाता है। हान फेंग ने ली जिंग की बॉडी को एक बैम्बू बोट के ऊपर लिटा दिया था और वो उसे वहाँ से उसके सेट ले जाने वाला था, मगर वहाँ पे लिनफू भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे अपने फादर की डेड बॉडी को यूकोंग सिटी लेकर जाना होगा, इसीलिए मुझे लगता है शायद अब हमारा एक दूसरे को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है वो मैं हमेशा याद रखूंगा। तुम्हें जब भी मेरी हेल्प चाहिए हो बस मेरा नाम पुकार लेना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और लिनफू वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हंस फिंग वो ली जिंग की बॉडी को लेकर फौरन से जुरोंग सिटी की तरफ जा रहा होता है। उसे ली जिंग ने पहले ही बता दिया था कि अगर वो इस नहर के जरिए आगे बढ़ेगा तो वो सीधा जुरोंग सिटी जा पहुँचेगा। जुरोंग सिटी वो अपने आर्ट और मैजिक की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है और लिनफू ने उसे ये बात भी बताई थी कि जुरोंग सिटी के लोगों ने ही उनके ब्रॉन्ज कैरियट को बनाया था। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्वॉर्ड वो पानी के अंदर होती है और उसके अंदर से एक ब्लड ऑरा निकल रहा होता है जो कि उस पानी में हर जगह फैल रहा था और हमें दिखाया जाता है कि फिर एक बंदा उस पानी में से एक बाल्टी भरकर सीधा अपने घर ले जाता है और फिर उसी पानी के जरिए वो खाना बनाता है और उसी पानी को वो एक बाउल में डालकर एक प्रिजन के अंदर लेकर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वो लोग एक दूसरे से शुआ सिटी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि शुआ सिटी को इस मर्तबा तो बचा लिया गया है और इसमें सबसे बड़ा रोल यूशियान फैमिली के हान फेंग ने प्ले किया है, मगर उसका वो दोस्त दूसरा ली जिंग वो मारा गया है। मगर वहाँ पे मौजूद कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये यूशियान हान फेंग आखिर है कौन, क्योंकि हम लोगों ने तो सुना था कि यूशियान फैमिली तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, तो फिर ये लड़का यहाँ पे कहाँ से आ गया। दिखाया जाता है कि वो बंदा जो कि खाना लेकर आया था वो फौरन से वहाँ पे मौजूद एक प्रिजन में एक कैदी को खाना पहुँचाता है, मगर जब वो कैदी उस खाने को देखता है तो उसे काफी अजीब सा फील होता है।
क्योंकि उसे उस बोल के अंदर वो रेड ब्लड ऑरा नजर आ रहा होता है। और बाहर मौजूद लोग वो कह रहे होते हैं कि इस प्रिजन में जो बंदा मौजूद है ये असल में शिया किंगडम का एक जनरल है और इसने यूशियन क्लैन को खत्म करने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। और इसका कहना है कि इसने सिर्फ एक ही बंदे को छोड़ दिया था। वो बंदा असल में एक छोटा सा बच्चा था और उस वक्त बेहोशी की हालत में था। इस बंदे ने उस बच्चे को इसीलिए छोड़ा था ताकि वो जब बड़ा होगा तब वो उसे मारेगा। लगता है शायद वो यूशियन फैमिली का ग्रैंडसन है और अब वो बड़ा हो चुका है क्योंकि वो अब शैंग फैमिली का ग्रैंडसन बन चुका है, तो शायद अब उसके पास काफी पावर्स होंगी। मगर यहाँ पे जो ये कैदी है ये पिछले 18 सालों से उसका इंतजार कर रहा है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जब उस बोल के अंदर उस ब्लड ऑरा को देखता है तो वो फौरन से गुस्से में आ जाता है और अपने आप को छुड़ाने के लिए उन चेन्स को खींचना शुरू कर देता है, जिस पर वहां पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो फौरन से एक्टिव हो जाते हैं और सब लोग भागते हुए उस प्रिजन के अंदर आते हैं और सब लोग एरोस के जरिए उस वॉरियर को मारने की कोशिश करते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि कोई भी एरो उस वॉरियर को हर्ट नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो एरो से उससे टकराते ही गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी वो स्टील की बनी हुई है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ आता है और फिर उन लोगों से कहता है कि क्या कहा तुम लोगों ने, उसे इस तरह गुस्से में इतनी पावर के साथ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मगर वो वॉरियर अपने हाथों में मौजूद उन चेन्स के जरिए एक वॉरियर को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर बाकी सारे उसे देखकर ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर फिर वो वॉरियर एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उन चेन्स का भी, जिसके जरिए वो पल भर में ही उन लोगों का सफाया कर देता है। और कुछ ही देर के अंदर हम देखते हैं पूरा मैदान साफ होता है और वो अकेला ही वहां पर खड़ा हुआ था। उसने एक वॉरियर को अपने पैरों के नीचे दबोचा हुआ होता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। इतना सुनते ही वो वॉरियर कहता है कि तुम शी फैमिली के एक जनरल हो और तुम्हें लॉर्ड यामा ने पर्सनली शी फैमिली के स्लॉटर जनरल का टाइटल भी दिया है। मगर फिर वो वॉरियर कहता है कि इस ब्लड का मैंने 18 साल तक इंतजार किया है। फाइनली वो लड़का अब 18 का हो चुका है। अब मैं उसके साथ अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करूंगा। इतना कहते ही वो वहां पर मौजूद कुछ कपड़े उठाता है और फौरन से उन्हें पहनकर बाहर निकल जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग जूरोंग सिटी को देखते हैं। वहां पे काफी ज्यादा चहल पहल होती है। हर तरफ लोग नजर आ रहे थे और हर बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। और वहां मौजूद एक लड़की सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उन लोगों को बताती है कि मैं माउंटेन से आई हूँ और मैंने अपने मास्टर के रूल्स को फॉलो किया है और मैं लोगों के आंसुओं को और उनके इमोशंस को अपने इन कप्स के अंदर इकट्ठा करने के लिए आई हूँ। अगर तुम लोगों को ये कप्स चाहिए तो फिर या तो तुम इसके लिए पैसे दो या फिर मेरे सामने रो। अगर तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारे आंसू बिल्कुल सच्चे होंगे तो मैं तुम लोगों को ये कप्स फ्री में दे दूंगी, वरना तुम लोगों को इस एक कप के लिए 50 कॉइन्स देने पड़ेंगे। चलो मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन यहाँ पे आंसू बहाने वाला है। अगर तुम लोगों ने अपने आंसुओं से इस कप को भर दिया तो मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगी। ये मौका तुम लोगों को बार बार नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार का मौका है। उसके बाद फिर तुम लोगों को ये चांस नहीं मिलने वाला। ये सुनकर कुछ लोग तो रोने की कोशिश भी करते हैं मगर उनके आंसू नहीं निकल रहे। मगर अचानक एक लेडी आते हुए बहुत ही जोर से रोना शुरू कर देती है और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए उस लड़की से कहती है कि मेरा एक पागल बेटा वो एक बेवकूफ लड़की के साथ 3 साल पहले घर से भाग गया था। उसके बाद से मैं उसे हमेशा ढूंढती रहती हूँ, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। उस दिन से लेकर अब तक मेरी सोल वो उस बच्चे को देखने के लिए तड़पती रहती है और मेरा दिल उसे देखने के लिए बेचैन है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि आंटी बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे आंसू बिल्कुल सच्चे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये रेड कप दे रही हूँ। इतने में फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपने एक कुत्ते के साथ उसके सामने आकर रोना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो लड़की उसके इमोशंस को और उसकी फीलिंग्स को देखने के बाद उसे भी एक कप दे देती है ताकि वो उसके सारे के सारे आंसुओं को उस कप के अंदर जमा कर सके। जिसके बाद वहां पर मौजूद बहुत सारे लोग फिर एक एक करके उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग कुछ पैसे ले सकें और साथ में उन लोगों को वो कप भी मिल जाए। एक बंदा आकर वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है और उसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो इतना जोर से रोता है कि सारे ही लोग हैरान होते हैं। वो उन लोगों को बता रहा होता है कि मेरी 6 महीने की कमाई वो मेरी बीवी किसी चोर के साथ लेकर कहीं भाग गई है, जिसके बाद मैं अब बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम इस ग्रीन कप को यूज करो। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदा चीटिंग करने के लिए जानबूझकर एक कप के अंदर पानी डालना शुरू कर देता है ताकि वो लड़की ये समझ सके कि उसके आंसू इस कप के अंदर भर चुके हैं। मगर उस लड़की को पता चल जाता है कि वो बंदा चीटिंग कर रहा है और वो उन लोगों से गुस्से में कहती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि 3 दिन हो गए हैं
और तुम में से किसी ने भी अब तक इनमें से एक कप को भी नहीं भरा है। तुम लोग मेरे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम लोग मुझसे पैसे ले सको। ये सुनते ही वो वॉरियर फौरन से उसका वो कप उसकी तरफ थ्रो करता है, तो वो लड़की फौरन उस कप को पकड़ती है और एक टेबल पर रख देती है, जिसके बाद वो उस बंदे से कहती है, तुम जहां भी जाना चाहो जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो हरकत की है इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मगर वहीं पे ही हमें दिखाया जाता है कि हानफेंग वो लीजिंग की बॉडी को लेकर जोरो सिटी में पहुंचने ही वाला होता है और दूसरी तरफ से वो बंदा भी भागते भागते उसी डायरेक्शन की तरफ आगे जा रहा था। वो लड़की उसके बिल्कुल पीछे पीछे मौजूद थी। जैसे ही वो लड़का पानी के किनारे में पहुंचने वाला होता है तो वो लड़की फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते ही उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो उस बंदे को वहीं पर ही पकड़कर गिरा देती है। और हानफेंग दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है, चलो अब मुझे भाग कर दिखाओ ना, तुम कहाँ भागने वाले हो? तुम एक नंबर के धोखेबाज हो और मैं ऐसे फ्रॉडियों को अच्छी तरह से सबक सिखा सकती हूँ। फौरन से मुझे मेरे पैसे वापस करो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनते ही वो बंदा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। ये कहते ही वो फौरन से अपना एक डैगर निकालकर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। मगर वो फौरन से उसके अटैक को डॉज करती है और उस बंदे को एक जोरदार थप्पड़ के साथ उठाकर दूर फेंक देती है। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है उस लड़की के हाथों में मौजूद एक ट्रेजर। वो उसके हाथ से निकलकर फौरन से पानी की तरफ जाता है और सीधा उसी जगह जाकर गिरता है जहां पर लीजिंग की बॉडी मौजूद थी। वो बॉडी अचानक से उस ट्रेजर के साथ कनेक्ट हो जाती है और वो ट्रेजर आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लीजिंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है कि देखते ही देखते वहां लीजिंग की बॉडी हवा में ऊपर आ जाती है और हमें एक बहुत ही बड़ा सिल्वर लोटस दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।